चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, रक्षी कोलाइड बोल देते हैं हम लोग इसको, हिंदी में बोलते हैं रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड बेटे, रक्षी कोलाइड के बारे में हम लोग समझ लें। ये रक्षी कोलाइड क्या होते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है। ये एक हमने पढ़ा है, दो प्रकार के कोलाइड होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के कोलाइड, दो प्रकार के होते हैं। ये प्रकार जो मैं बता रहा हूं, माध्यम के प्रति स्नेह, कणों की यानी डीपी के कणों की माध्यम के प्रति बंधुता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता द्रव स्नेही, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लायोफिलिक कोलाइड्स। इन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं, ध्यान रखना, द्रव स्नेही। और दूसरा होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। इन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी। ये विलायक सॉल्वेंट के मित्र होते हैं, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आए तुरंत कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते। ये लायोफोबिक, द्रव विरोधी होते हैं, आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते ही नहीं है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाले होते हैं, ये तो स्टेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्टेबल होते हैं, और ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो दोनों के बारे में मैं लिख देता हूं। ये जो द्रव स्नेही होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, और ये कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ये तुरंत अपनी कोलाइडी अवस्था से भागने का प्रयास करते, कैसे भी मौका मिल जाए, और ये अवक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन की अवस्था से दूर होते हैं। और ये स्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो अब हम दो बातें समझ लें कि एक तो लायोफिलिक और एक लायोफोबिक, दो प्रकार के कोलाइड हो गए। ये एक टेस्ट ट्यूब में हम आपको बता रहे हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें द्रव स्नेही भरा गया है और इसमें द्रव विरोधी। इसमें लायोफिलिक कोलाइड को रखा गया है और इसमें लायोफोबिक कोलाइड्स को रखा गया है, ठीक है। और ये कैसा है? ये स्थायी है, और ये कैसा है? अस्थायी है। अब देखते हैं, अब अगर इसमें थोड़ी सी मात्रा में इसमें NaCl मिला दें, थोड़ी सी मात्रा में कोई इलेक्ट्रोलाइट NaCl मिला दें, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा था हार्डी-सुलजे का रूल, उसमें भी मैंने बताया था। अगर थोड़ी सी मात्रा में NaCl मिला दें तो इसका स्कंदन नहीं होता है, ये स्थायी है, इसलिए इसका स्कंदन नहीं। लेकिन यदि इसमें थोड़ी सी मात्रा में NaCl मिला दें, NaCl, ये NaCl क्या है? NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर ये NaCl थोड़ी सी मात्रा में मिला दें तो यहां दो अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती हैं। यहां ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहेगा, ये सॉल की अवस्था में रहेगा, ये सॉल बना रहेगा, और ये सॉल की अवस्था में नहीं रहेगा, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा है? द्रव विरोधी कोलाइड है। ये द्रव स्नेही, ये स्थायी होता है, ये अस्थायी होता है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट मिला भी देगा कोई, या मिल जाएगा धोखे से, तो इसका स्कंदन नहीं होगा, और इसका स्कंदन थोड़ी सी मात्रा से ही हो जाता है। लेकिन यदि इस लायोफोबिक यानी द्रव विरोधी कोलाइड में थोड़ी सी मात्रा में इसकी मिला दीजिए आप, किसकी? द्रव स्नेही कोलाइड की। अगर थोड़ी सी मात्रा में लायोफिलिक कोलाइड इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर अगर NaCl मिलाया जाता है तो इसका स्कंदन नहीं होता। यह ध्यान रखना बात को, कि किसी द्रव विरोधी कोलाइड में अगर थोड़ी सी मात्रा में कोई लायोफिलिक यानी द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाता है
और इसके बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा NaCl की विद्युत अपघट्ट की मिलाएं तो इसका स्कंदन नहीं होता है। अब ये भी अपनी कोलाइडी अवस्था में बना रहेगा और प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लायोफिलिक, जो द्रव स्नेही है, लायोफिलिक को क्या कहते हैं? द्रव स्नेही, द्रव स्नेही कोलाइड। ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है, इस द्रव स्नेही कोलाइड के द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा की जाती है। इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं रक्षी कोलाइड का एक्शन या रक्षण बोलते हैं। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? रक्षण कहते हैं। रक्षण, ये हो गया रक्षण। उसे इस रक्षण की क्रिया में, जिस द्रव स्नेही कोलाइड का उपयोग किया जाता है, इस रक्षण की क्रिया में जिस द्रव स्नेही कोलाइड का प्रयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं रक्षी कोलाइड। जो शब्द लिखा हुआ है ना, रक्षी कोलाइड, तो रक्षी कोलाइड को हम लोग सीधे कह सकते हैं एक द्रव स्नेही कोलाइड। एक द्रव स्नेही कोलाइड ही वास्तव में रक्षी कोलाइड होता है। एक द्रव स्नेही कोलाइड ही वास्तव में क्या होता बेटा? रक्षी कोलाइड होता है। इसी को प्रोटेक्टिव कोलाइड्स कहते हैं, रक्षी कोलाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रव स्नेही आराम से काम करके और द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचा लेता है। तो इस क्रिया को बोला जाता है रक्षण। और इस रक्षण की क्रिया में जिस भी द्रव स्नेही कोलाइड का प्रयोग किया जाता है, वो सब के सब रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। जैसे रक्षी कोलाइड कौन कौन से हो सकते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड कई सारे हैं। जैसे ए स्टार्च है, एक रक्षी कोलाइड है। जिलेटिन है, एक रक्षी कोलाइड है। एल्ब्यूमिन है, हीमोग्लोबिन है, गोंद है। ये सब स्टार्च, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, ग्लू, ये सब के सब क्या है? रक्षी कोलाइड है। ठीक है। और रक्षी कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचा लेते हैं। चलिए, इसको मिटाने के बाद अब हम लोग गोल्ड नंबर को समझने का, तो इतना तो हम लोग समझ गए रक्षी कोलाइड के बारे में कि रक्षी कोलाइड क्या होते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड स्थायी होते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड अस्थायी होते हैं। और यदि किसी द्रव विरोधी कोलाइड, जिसे लायोफोबिक कहते हैं, और उसमें थोड़ी सी मात्रा किसी विद्युत अपघट्ट की मिला दें तो वो स्कंदित हो जाता है। लेकिन यदि द्रव स्नेही कोलाइड यानी लायोफिलिक कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा में उस द्रव विरोधी कोलाइड में रखी जाए और इसके बाद उसमें थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्ट मिला भी दें, तो भी द्रव विरोधी कोलाइड होने के बाद भी उसका स्कंदन नहीं होता। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि एक द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचा लेता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसी को हम लोग कहते हैं रक्षण। बिल्कुल वैसे होता जैसे एक वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन किसी बीमारी विशेष के वायरस और जीवाणुओं के प्रति शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। उनकी एंटीबॉडीज बॉडी में बन करके सेव हो जाती हैं और भविष्य में कभी भी उस वायरस या बैक्टीरिया का जो अटैक होता है उसको निष्प्रभावी बना देती है। बिल्कुल वैसे ही एक द्रव स्नेही कोलाइड जब इसमें मिला देंगे, इसके बाद जब भी NaCl का अटैक होगा तो उस अटैक को ये द्रव विरोधी कोलाइड जो है निष्प्रभावी कर देगा। इस क्रिया को बोलते हैं रक्षण। और रक्षण के लिए जिस भी द्रव स्नेही कोलाइड का इस्तेमाल किया जाता है, वो स्टार्च हो सकता है, वो जिलेटिन हो सकता है, वो एल्ब्यूमिन हो सकता है, वो ग्लू हो सकता है, वो और कोई हो सकता है इन्हीं जैसा, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? वो सब के सब रक्षी कोलाइड है। अब रक्षी कोलाइड की जो रक्षण शक्ति होती है, रक्षी कोलाइड की जो रक्षण शक्ति है, भाई कोई रक्षी कोलाइड है तो उसकी प्रोटेक्टिव पावर कितनी है, उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है गोल्ड नंबर। उसको व्यक्त करने का एक माध्यम है गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। तो आइए चलिए इसी के साथ साथ हम लोग डेफिनेशन क्लियर करते हैं। स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा है जो किसी प्रमाणिक स्वर्ण कोलाइड विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है।
सबसे कम स्वर्ण संख्या होती है जेलेटिन की 0.005। ये जेलेटिन की स्वर्ण संख्या है, इसीलिए जेलेटिन सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड माना जाता है। जेलेटिन सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड, ठीक है। स्टार्च की 25 से 40 के बीच में होता है। इस मामले में स्टार्च काफी पीछे है, क्योंकि स्वर्ण संख्या स्टार्च की काफी अधिक है। स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी वो रक्षी कोलाइड उतना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन देखते हैं, गोल्ड नंबर को कैसे डिफाइन किया गया। चलिए अब इसको देखते हैं। ये मैंने गोल्ड नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए एक तरीका, एक प्रैक्टिकली डायग्राम बनाया हुआ है। उसको देख करके आप गोल्ड नंबर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन क्या है स्वर्ण संख्या के बारे में? पहली बात तो ये आप जान लीजिए, स्वर्ण संख्या क्या चीज होती है। किसी रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति को गोल्ड नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने फ्लोकुलेशन वैल्यू पढ़ी थी ना, उड़न मान। किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन क्षमता को उड़न मान के पदों में व्यक्त किया जाता है, वैसे ही एक रक्षी कोलाइड की जो रक्षण शक्ति होती है उसको स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर में व्यक्त किया जाता है। तो वही बात लिखा है, स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति, प्रोटेक्टिव पावर कितनी है किसी रक्षी कोलाइड में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं वो स्थायी होते हैं और वो द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से बचा लेते हैं, ठीक है। तो बेटा स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की मात्रा, ध्यान रखना ये डेफिनेशन है। स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा है जो किसी प्रमाणिक स्वर्ण कोलाइड विलयन की, ध्यान रखना, रक्षी कोलाइड की वह मात्रा, वो भी काय में मिलीग्राम में, मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा जो किसी प्रमाणिक स्वर्ण कोलाइड विलयन के, जो किसी प्रमाणिक स्वर्ण कोलाइड विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देती है। डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है। जैसे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 से 0.01 के बीच में होती है। जिलेटिन सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्वर्ण संख्या सबसे कम है। किसी रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है वह उतना ही अच्छा माना जाता है। सबसे कम जिलेटिन की स्वर्ण संख्या होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जो स्वर्ण संख्या 0.03 के बीच में होती है, पास होती है। ग्लू यानी गोंद, उसकी स्वर्ण संख्या 0.15 के आसपास होती है। एल्ब्यूमिन 2 प्रकार का होता है, एक एग का और एक बोविन का। तो एग का जो एल्ब्यूमिन होता है 0.08 के मध्य होता है, जिससे 0.1 के बीच में होता है। और एल्ब्यूमिन बोविन का जो होता है उसकी जो गोल्ड नंबर है 0.1 से 0.2 के बीच में। स्टार्च की स्वर्ण संख्या 25 से 40 के बीच में होती है। तो ये बेटा गोल्ड नंबर के बारे में हमने बता दिया। कुछ प्रमुख जो द्रव्य स्नेही कोलाइड है उनका गोल्ड नंबर क्या होता है। सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड जिलेटिन माना जाता है। अब जरा प्रैक्टिकली समझ लीजिए, ये 10 ml गोल्ड सोल यहां भी है, 10 ml गोल्ड सोल यहां है, दोनों जगह द्रव विरोधी कोलाइड है। ये भी द्रव विरोधी कोलाइड, गोल्ड सोल द्रव विरोधी कोलाइड होता ही है, नो डाउट, इसमें कोई संदेह की बात तो है नहीं। गोल्ड सोल ये भी है, गोल्ड सोल ये है, 10 ml यहां भी है, 10 ml यहां भी है। अब इस ये आप देख रहे हैं ये NaCl का सॉल्यूशन, 10% NaCl का सॉल्यूशन, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन का जिक्र यहां किया गया है। देखो किसी स्वर्ण कोलाइड विलयन के 10 ml का जिक्र किया गया ना, उपस्थित होने पर 10% NaCl, ये देखो बना हुआ है 10% NaCl का 1 ml। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखना। 10% स्वर्ण कोलाइड विलयन, देखो सॉरी 10 ml स्वर्ण कोलाइड विलयन है, ये लिखा हुआ है, 10 ml ये लिखा हुआ है। ये 10% NaCl का सॉल्यूशन है और इस NaCl का 1 ml आप इस सॉल्यूशन में मिला दें। ये जो 1 ml है ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो गया और ये इलेक्ट्रोलाइट 1 ml आप इसमें मिला रहे हैं। तो ये चूंकि द्रव विरोधी कोलाइड है और द्रव विरोधी कोलाइड इलेक्ट्रोलाइट के प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। देखेगा भैया इलेक्ट्रोलाइट आ गया और बिल्कुल स्कंदित हो जाएगा।
जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, वो स्नैक होता है ना, स्नैक किसी व्यक्ति को वाइट कर लेता है, तो ऐसा सर्वे में देखा गया है, अध्ययन में, कि स्नैक की बाइट से केवल 2% लोग मारे जाते हैं उसके पॉइजन से। बाइट करने के बाद पॉइजन के इफेक्ट से मात्र 2% लोग मारे जाते हैं। शेष 98% मरने वाले ऐसे होते हैं कि चूंकि उनको स्नैक ने काट लिया है, अब उनको मरना है, तो देर क्यों करें, पहले ही निकल लेते हैं। भले ही पॉइजन उन पे असर करे या ना करे, वो पहले ही मारे जाते हैं। बिल्कुल इतना ही सेंसिटिव ये होता है गोल्ड सॉल्ट। द्रव विरोधी, जबरदस्त द्रव विरोधी कोलाइड है। आप 10% NaCl का 1 ml सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे, ये चूंकि द्रव विरोधी कोलाइड है, इसका स्कंदन हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं, इसका स्कंदन हो जाता है। स्कंदन जैसे ही आप मिलाओगे, आपने इधर से मिलाया और स्कंदन हुआ, बिल्कुल ये तैयार बैठा है मरने के लिए, चूंकि अब काट लिया है, अब हमको मरना है, खत्म, और कोई काम नहीं करना है। ठीक है, अब यही काम, ये भी द्रव, वही चीज है, सेम वॉल्यूम, सेम चीज, बिल्कुल एकदम बराबर चीज है। 10 ml गोल्ड सॉल्ट फिर लिया है, बोले अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे, अब इसमें पहले से प्रोटेक्टिव कोलाइड मिला देते हैं। इस द्रव विरोधी कोलाइड में अब हम थोड़ी सी मात्रा में, इसमें थोड़ी सी मात्रा में कोई रक्षी कोलाइड मिला देते हैं। रक्षी कोलाइड, थोड़ी सी मात्रा में कोई रक्षी कोलाइड मिला देते हैं, जैसे कि स्टार्च या फिर जिलेटिन मिला दें, स्टार्च मिला दें या जिलेटिन मिला दें। इसके बाद यदि ये चीज मिलाएं, अब वही 1 ml सेम चीज, 10% सॉल्यूशन है NaCl का, और उसका 1 ml अभी यहां मिलाया, वही चीज सेम अमाउंट में फिर से मिलाया आपने। आप फिर मिलाएंगे, अब यहां स्कंदन नहीं होता है, यहां मैं लिख रहा हूं स्कंदन नहीं होता है। यहां स्कंदन नहीं होता है। यहां स्कंदन क्यों नहीं हो रहा है, यहां क्यों हो रहा है? भैया यहां रक्षी कोलाइड नहीं है और यहां रक्षी कोलाइड है। ठीक है, वही चीज है। रक्षी कोलाइड कितनी मिलीग्राम मिलाया गया है, वो जो रक्षी कोलाइड है इस गोल्ड सॉल्ट को स्कंदित होने से बचा लेता है। इसीलिए डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू उनको बहुत सटीक तरीके से मिलीग्राम है, और ये ही रक्षी कोलाइड की मात्रा कितनी की मिलीग्राम मिलाई गई है, स्वर्ण संख्या मिली लिखी है डेफिनेशन, स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में, ये जो रक्षी कोलाइड मिलीग्राम में वह मात्रा है जो किसी प्रमाणिक स्वर्ण कोलाइड विलयन के 10 ml में मिला दी जाए। इस 10 ml में मिला दी जाए, फिर 10% NaCl के 1 ml के द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देती है। मिलीग्राम में वह मात्रा रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या के नाम से जानी जाती है, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर को डिफाइन कर दिया इसने। ठीक है, तो स्वर्ण संख्या मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा होती है जो किसी प्रमाणिक स्वर्ण कोलाइड विलयन के 10 स्टैंडर्ड स्वर्ण कोलाइड विलयन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, स्टैंडर्ड प्रमाणिक स्वर्ण कोलाइड विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl के 1 ml द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देती है, स्कंदन नहीं होता है। और इस रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा ही स्वर्ण संख्या बन जाती है और कुछ नहीं है। डेफिनेशन को याद रखें, समझें। सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड जिलेटिन है। ठीक है, अब एक प्रश्न आप लोगों से यह पूछा जाता है कई बार कि जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह होगा कि यदि जिलेटिन का 0.005 mg दशमलव 0.005 मिलीग्राम जिलेटिन यदि गोल्ड सॉल्ट के 10 ml में मिला दिया जाए तो 10% NaCl का 1 ml मिलाने से उस गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन नहीं होगा, यह अर्थ हुआ। जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 होने से क्या आशा है? इसका आशा यह है कि यदि गोल्ड सॉल्ट के 10 ml में 0.005 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड
जिलेटिन मिला दिया जाए तो फिर 10% NaCl के 1 ml को मिलाने से स्कंदन नहीं होगा। स्टार्च की स्वर्ण संख्या 25 होने से क्या आशा है? स्टार्च की स्वर्ण संख्या 25 होने का आशा यह है कि यदि गोल्ड सॉल्ट के 10 ml में 25 मिलीग्राम स्टार्च मिला दें, इसके बाद 10% NaCl का 1 ml मिलाएगी तो स्कंदन की क्रिया नहीं होती है। इसको हम लोग स्वर्ण संख्या के बारे में मैं समझता हूं काफी समझ गए हैं। सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड जिलेटिन माना जाता है। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है उतना अच्छा रक्षी कोलाइड माना जाता है। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको तैयार हो गई होगी, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करिए। सकारात्मक होने चाहिए, लगे किसी विद्यार्थी ने अच्छे कमेंट्स किए हैं। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो जूम पे आकर के हमसे पूछ सकते हैं।